Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो ये जो सीरीज है एक्लीस टेंडन रप्चर की, हमने इसमें पिछले वीडियो में बात करी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट फॉर एक्लीस टेंडन रप्चर यूजिंग फंक्शनल रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी। अब हम बात करेंगे सर्जिकल ऑप्शंस। तो अगर हम एक्लीस टेंडन रप्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल जो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट था उसमें मेन प्रॉब्लम थी हाई रिस्क ऑफ री रप्चर, तो जिसकी वजह से सर्जरी काफी ज्यादा कॉमन थी। तो सर्जरी में अगर हम बात करें तो एक्लीस टेंडन रप्चर जो हमारे नॉन इंसर्शनल है उसमें हम नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो इंसर्शनल रप्चर है उसका हीलिंग पोटेंशियल विदाउट सर्जरी इज क्लोज टू जीरो। तो उस केस में हमारे को हमेशा सर्जरी करनी ही पड़ती है। अब बात करते हैं कि सर्जरी में, तो सर्जरी में भी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स अब तक आ चुकी हैं। ट्रेडिशनल सर्जरी जो होती है एक्लीस टेंडन रप्चर की, उसमें हम एक पीछे की तरफ एक लंबा सा कट देते हैं। यहाँ पे एक लंबा कट दिया जाता है, टेंडन्स को देखा जाता है और टेंडन को हम रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर टेंडन की जो लेयर है उसको हम रीइंफोर्स करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ओपन एक्लीस टेंडन रिपेयर। तो देखा जाए तो चाहे ये सबसे पुराना है बट इट इज स्टिल द टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन एंड इट वर्क्स वेरी वेल। जो इसमें प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है वो इसमें थी इन्फेक्शन की। क्यों? क्योंकि जैसे एक्लीस टेंडन है वो रप्चर इसलिए होता है क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई पुअर है। सिमिलरली एक्लीस टेंडन के ऊपर की जो स्किन है, जो चमड़ी है, उसकी भी ब्लड सप्लाई काफी पुअर होती है और इसीलिए उसमें देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ वुंड गेपिंग और इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कभी कभी रिकरेंट सर्जरीज की भी जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो है ओपन रिपेयर आजकल थोड़ा सा कम कॉमन होने लग गया है। व्हाट हैज टेकन ओवर इज परक्यूटेनियस रिपेयर या मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से। सो मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कट देते हैं एट द एरिया जहां पे रप्चर है और फिर कुछ आजकल एक स्पेशलाइज्ड जिग्स बन चुकी हैं, वो जिग्स जो है वो हम उसमें अंदर डालते हैं और उन जिग्स के थ्रू यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम जो मसल है, मसल के अंदर हम सूचर्स पास करते हैं और फाइनली वो जब मसल्स में अंदर सूचर पास हो जाते हैं वो सूचर फिर हम आपस में बांध देते हैं। तो इसका फायदा क्या है? जब हम मिनिमली इन्वेसिव करते हैं तो इसका फायदा ये है कि इसमें आपके रिस्क इन्वॉल्व, स्पेशली इन्फेक्शन जो है वो कम है, स्कार्स छोटे हैं, ब्लीडिंग कम होती है और जिसकी वजह से रिकवरी भी फास्ट होती है और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में पेन कम होता है। डिसएडवांटेज ऑफ मिनिमली इन्वेसिव, इट हैज अ स्टीप लर्निंग कर्व, यानी कि ये कोई भी नॉन फुट एंड एंकल सर्जन अगर करेगा तो उतना अच्छा रिजल्ट हो सकता है ना आए। दूसरा डिसएडवांटेज कि जो इसकी जिग्स होती हैं वो काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो एक जिग पर सपोज हमारे को मिनिमली इन्वेसिव करना है, अगर मैं बोलूं तो उससे मेरे जो सर्जरी है उसकी कॉस्ट जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो ये हो गया मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक। फिर उसके बाद हम बात करें जो इंसर्शनल रप्चर है। जो इंसर्शनल रप्चर है उसमें हम प्रॉपर बड़ा इंसिजन देके, जो इंसिजन जहां पे वो रप्चर हुआ है वहां पे हम उस टेंडन को हड्डी के साथ बांधते हैं। तो हड्डी के साथ जब हम बांध देते हैं उसको हम बांधते हैं एक चीज से जिसको हम सूचर एंकर कहते हैं। तो वो सूचर एंकर जो है वो एक स्क्रू की तरह है जो हड्डी के अंदर जाता है, उसमें से थ्रेड्स निकल रहे होते हैं और उन थ्रेड से हम टेंडन को जनरली बांध देते हैं। तो उसमें भी काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है और अ फास्टर रिकवरी आजकल जो है एक स्पीड ब्रिज टेक्निक आ गई है जिसमें कि हम पेशेंट को फटाफट से जल्द मोबिलाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो कि मैंने काफी यूज करी है, वो है कीहोल सर्जरी से यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है मेरे एक्सपीरियंस में कि जो इंसर्शनल एक्लीस रप्चर है या फिर वो ऐसे रप्चर जो कि बहुत टाइम से हैं, तो उसमें जनरली टेंडन्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस केस में जो कि क्रॉनिक एक्लीस रप्चर होते हैं उसमें हमारे पास 2 तरीके होते हैं उसको ट्रीट करने के। एक है कि हम यहां से पूरा का पूरा मसल को खोलें और फिर मसल को ऊपर से रिलीज करें, जिसको हम बीवाई प्लास्टी कहते हैं, या एक टर्न डाउन प्रोसीजर होता है और उससे रिपेयर करा जाए। या फिर दूसरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो ये अंगूठा है
अंगूठे को जो नीचे बेंड करने वाली मसल है, जिसको हम कहते हैं एफएचएल या फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, वो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस जस्ट यहाँ पे पीछे होती है, उसको हम ट्रांसफर करें। तो एफएचएल ट्रांसफर एक काफी रिकॉग्नाइज्ड टेक्निक है फॉर नेग्लेक्टेड एक्लीस रप्चर। तो अगर किसी का बहुत टाइम से रप्चर हुआ है और वो डायग्नोज नहीं हुआ है, उसमें हम एफएचएल ट्रांसफर काफी करते हैं, और वो जनरली उसके रिजल्ट्स जो हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क है वो किसी भी और बड़े प्रोसीजर जैसे वी-बाई-प्लास्टी या टर्न डाउन प्रोसीजर से कम है। अब अगर हमें एफएचएल ट्रांसफर करना है तो ये एफएचएल जो है हम कीहोल सर्जरी से बड़ी आराम से देख सकते हैं, यानी कि दूरबीन से। तो ऐसे केसेस में जिसमें मुझे पता है कि मैंने एफएचएल ट्रांसफर करना है, मैं बहुत बारी कीहोल टेक्निक से करता हूं। स्पेशली जो केसेस क्रॉनिक है, जो केसेस जिसमें इंसर्शनल रप्चर है, जिसमें ऑलरेडी पहले ही टेंडन की क्वालिटी बहुत खराब है, तो हो सकता है रिपेयर के बाद भी वो क्वालिटी पुअर ही रहे। या तीसरा सबसेट है जैसे जिनमें रिस्क ऑफ इंफेक्शन बहुत ज्यादा है, जिनको कोई डायबिटीज है, जिनको कोई ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है, या जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज कहते हैं, तो उसमें इंफेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसे केसेस में मैं कीहोल सर्जरी से यानी कि आर्थ्रोस्कोपी से एफएचएल ट्रांसफर करता हूं। तो जब हम सर्जरी कर देते हैं उसके बाद पेशेंट को कुछ टाइम के लिए हम प्लास्टर देते हैं जब तक वुंड हील करे, और वही प्लास्टर हम देते हैं प्लांटर फ्लेक्शन में या इक्वाइनस पोजीशन में, और उसके बाद हम उसकी रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी शुरू करते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्लीस टेंडन रप्चर के बाद हमारी रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी क्या होती है और उसकी रिकवरी कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच।